डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, वो मेरे साथ घटी थी, मेरी आप बीती। 30 साल पहले ये घटना जब घटी तब मैं 30 साल का था और अब मेरी उम्र 60 साल है। मैं गांव में रहा करता था, माँ बाप की मदद किया करता था, लेकिन मेरे दादाजी की मौत के बाद हमें एक ऐसी ज़मीन मिली थी जहां पर खेती करने के लिए मेरे पिता चाहते थे कि मैं खुद जाऊं। ऐसा ना हो कि उस ज़मीन को कोई और हड़प ले। लेकिन वो जो छोटी सी ज़मीन थी ना, हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर थी। लगभग 16 किलोमीटर मुझे साइकिल चलाकर बहुत दूर जाना पड़ता। कुछ समय तक मैं सुबह सुबह वहां पर जाता रहा। लगभग सुबह 6 बजे साइकिल चलाता हुआ मैं उस तरफ जाता और काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता। मुझे बागानों के बीच से निकल कर जाना पड़ता। वहां मिट्टी का छोटा सा रास्ता बना हुआ था, जिसके बीच से निकलते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन मैंने सोचा चलो ऐसा काम तो करना ही होगा ना, क्योंकि इससे कमाई के और मौके मिलेंगे। ज़मीन छोटी है लेकिन वहां पर सब्जियां उगाई जा सकती हैं और उन सब्जियों को काट कर मैं घर लेकर आऊँगा तो घर में अच्छी खासी हमें खाने की चीज़ें मिलेंगी, अच्छे अच्छे फल मिल सकते हैं। रास्ते में आते वक्त मैं उन बागानों से कुछ फलों को भी तोड़ लूँगा। ये सोचकर वहाँ पर सुबह सुबह मैंने जाना शुरू कर दिया। लेकिन 16 किलोमीटर का ये सफ़र कई बार मुझे 2 घंटे में पार करना पड़ता। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी। 8 से 9 बजे मैं उठता, 10 बजे साइकिल चलाता हुआ उस तरफ जाता और शाम होने से पहले पहले मैं घर आ जाता। मेरे पिता कहने लगे थे कि तुम बहुत ज़्यादा आलसी होते जा रहे हो, तुम्हें यह काम दिल लगाकर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मिट्टी को दिल से प्यार करते हैं तो मिट्टी भी हमें अपना मानने लगती है और उसके बाद आपको सब्जियां, फल, हर चीज़ देती है जो आप चाहते हैं। आप उसे खुश रखें, आप उसे प्यार दें, वो आपको प्यार देती है। पिता की यह बातें धीरे धीरे मेरे अंदर घर करने लगी थी और मुझे लगा क्यों ना मैं वहां पर रहना शुरू कर दूं, उस ज़मीन पर अच्छे से सब्जियों को उगाऊं, उसकी रक्षा करूं, क्योंकि कई बार रात के वक्त वहां पर कुछ ऐसे जानवर आ जाया करते थे जो सब्जियों को खराब कर देते। 4 महीने की मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं वहां पर रहूं, सब्जियों की सुरक्षा करूं। वहां पर कुछ फलों के पौधे लगाए हुए थे मैंने। बार बार कुछ जानवर जो कि जंगल से यहाँ पर आ जाया करते थे, उन फलों के पौधों को चबाकर खा जाया करते और वो पौधे छोटे के छोटे रह जाते। मुझे लगा अब सुरक्षा तो करनी होगी, मुझे वहाँ पर रहना होगा। लेकिन मेरे पिता ये बात मान नहीं रहे थे। मेरे पिता का मानना था कि यहाँ पर भी तुम्हें काम करना होगा, यहाँ पर भी हमारी ज़मीन है, उसकी भी सुरक्षा करनी होगी और मुझे कई बार शहर जाना पड़ता है, सामान लेकर आना पड़ता है, तुम्हें उस खेत की भी सुरक्षा करनी होगी। ऐसा करना, रात के वक्त तुम वहां रह लिया करना, दिन के वक्त तुम यहां आ जाया करना। क्या ये सही नहीं होगा? अपने पिता की बात मान ली मैंने, लेकिन मुझे ये पता नहीं था ऐसा करने से मैं किस मुसीबत में फंसता चला जाऊंगा। उस रात लगभग 8 बजे साइकिल चलाते हुए उन्हीं बागानों के बीच से मैं निकल रहा था। मुझे जल्द से जल्द अपने उस खेत तक पहुंचना था। वहां एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे खटिया लगाकर मैं आराम से पूरी रात गुजार सकता था। लेकिन रात में ये सफ़र तय करना कितना मुश्किल भरा होगा मुझे पता नहीं था। चांद की रोशनी और मेरे पास एक छोटी सी टॉर्च, यही रोशनी थी जो रास्तों को मेरी आंखों के सामने दिखा रही थी, वरना इस अंधेरे में मैं कहीं भी फंस सकता था। अचानक वहां से गुजरते वक्त मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। ऐसे रास्ते पर आपको उम्मीद नहीं होती कि आपको पायल की आवाज़ सुनाई देगी, और जैसी कहानियां मैंने सुनी हैं
अंधेरे रास्ते में पायल की आवाज सुनना अब शगुन से कम नहीं होता। मैंने साइकिल तेज कर ली। मुझे लगा मैं जल्दी से यहां से निकल जाऊंगा। ये जो भी हो, कोई लड़का हो या लड़की हो या भूत प्रेत हो, पीछे रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। वो चलने की आवाज जैसे बहुत करीब से आती जा रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। लेकिन मैंने साइकिल बहुत तेज चलाई हुई थी। चलते हुए इतनी करीब कोई रह नहीं सकता था। घबराहट मेरी बढ़ती जा रही थी और कैसे साइकिल के आगे एक बड़ा पत्थर आ गया। मेरा ध्यान पड़ा ही नहीं उस तरफ, क्योंकि मैं टॉर्च कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ मारे जा रहा था। वो पत्थर आया, साइकिल पलटी और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही कब मैं बेहोश हो गया मुझे पता नहीं लगा। 15-20 मिनट बाद जब मुझे होश आया, एक तरफ वो टॉर्च गिरी हुई। जल्दी से मैंने उस टॉर्च को उठाया, साइकिल उठाई और मैं साइकिल तेज चलाने लगा। अब कोई पायल की आवाज नहीं आ रही थी और मैं साइकिल तेजी से चलाता गया। बागानों के बीच से निकला, तब जाकर डर कम लगा। आगे कुछ खेत आए और खेतों में काम करने वाले लोग जब दिखने लगे, डर धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अपने खेत तक पहुंचने में मुझे ज्यादा समय लगा था, क्योंकि बहुत समय मैं बेहोश रहा था। मेरी कलाई पर लगी हुई घड़ी भी रुक चुकी थी। शायद जब मैं गिरा झटका लगा होगा उस घड़ी को और वो घड़ी काम करना बंद कर गई होगी। लेकिन कमाल की बात देखिए, जब मैं वो साइकिल चला रहा था ना, घड़ी भी अपने आप चलनी शुरू हो चुकी थी। जब मैं खेत पर पहुंचा था ना, मैंने ध्यान दिया ये घड़ी 15 मिनट पीछे हो चुकी थी। शायद जब मैं गिरा रहा ये घड़ी चलना बंद हो चुकी थी। जब मैं उठा ये चलने लगी और 15 मिनट का फर्क आ चुका। घबराहट धीरे धीरे कभी बढ़ती कभी कम हो जाती। जैसे ही वहां की यादें मेरे दिमाग में घूमने लगती, सिहरन सी शरीर में पैदा होने लगती। क्या था वो जो पायल की आवाज थी, वो क्या थी? वहां रात गुजारना बहुत कठिन होता जा रहा था, क्योंकि शरीर में बुखार अपने आप चढ़ता, फिर धीरे धीरे कम सा हो जाता। पूरी रात ऐसा ही होता रहा। ना मैं सो पाया, ना सुरक्षा कर पाया। सर दर्द होता रहा और सुबह मैंने साइकिल उठाई और मैं उसी जगह से गुजर रहा था। वहां पर पड़ा हुआ लाल रंग का कपड़ा देखा मैंने, जो कि मेरा ही था। मैं अपने कंधे पर हमेशा रखता था पसीना पहुंचने के लिए, जो वहीं पर गिरा रह गया था। जब मैंने उस लाल कपड़े को उठाया तो मैं इधर उधर झांकने लगा। आसपास घास थी लेकिन कोई पत्थर नहीं था। तो रात के वक्त कौन सा पत्थर यहाँ सामने आ गया था, जिससे टकराकर मैं गिर गया था? और आसपास पायल की आवाज आ रही थी। वो पायल की आवाज कहां से आ रही होगी? यहाँ कोई लड़की छिपी हुई होगी। क्या हुआ था रात को? मैं सोचना नहीं चाहता था। मैं साइकिल चलाकर जल्दी से वहां से निकला, लेकिन घर पहुंचकर भी हालात वैसे के वैसे थे। जैसे सर में अचानक दर्द उठता, और यह दर्द तब उठता जब मैं लेटने की कोशिश करता। जब मैं खड़ा हो जाता कोई दर्द नहीं होता। उसके बाद मेरी माँ पूजा स्थल पर पूजा कर रही थी। मैं भी वहां पर गया। नहाने के बाद मैंने भी पूजा की और माँ ने मेरे सर पर जैसे ही गंगा जल छिड़का, उसके बाद सर में जैसे आराम का वो आभास हुआ। फिर मैं एक तरफ बेड पर लेट गया। मैंने माँ को कहा, माँ पता नहीं मेरी सेहत कल से बहुत खराब है। चोट लगने के कारण जैसे मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। अब मैं लेट पा रहा हूँ, पहले लेट नहीं पा रहा था, दर्द बढ़ने लगता था। उसके बाद मेरे सर में कोई दर्द नहीं हुआ। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यह दर्द सर में गंगा जल छिड़कने के कारण खत्म हुआ होगा। मुझे लगा जैसे यह दर्द आया था, अचानक यह दर्द चला गया। 4 घंटे मैं सुबह के वक्त सोया था। दोपहर को खेतों को देखने के लिए चला गया। शाम के वक्त पिता से बात की कि कल रात क्या हुआ, और पिता ने कहा जरा ध्यान रखा करो, ऐसा करो मेरे वाली वो बड़ी टॉर्च ले जाओ, इससे तुम दूर दूर देख पाओगे। और जब ऐसी आवाज आना शुरू हो जाए ना कोई पायल की, वहां से जल्दी से निकला करो। डरने की बात है, कई बार ऐसी जगहों पर भूत प्रेत होते हैं और कई बार चुड़ैलें होती हैं, चुड़ैलें। रात के वक्त वहीं से मैं गुजर रहा था। जैसे ही बागानों के बीच तक पहुंचा, फिर से वैसी पायल की आवाज, छम छम की वो आवाज मुझे डराना शुरू कर चुकी थी। मेरी टांगों का जोर खत्म होने को आ गया। इससे ज्यादा तेज मैं अपनी साइकिल को कैसे चला सकता हूं?
ये सवाल मैं खुद से पूछ रहा था और जबान पर भगवान का नाम अपने आप आ गया। जब डर लगता है तो भगवान याद आ ही जाते हैं। जितनी तेज मैं साइकिल चलाता उतनी तेज वो पायल की आवाज करीब से आती, लेकिन मैंने टॉर्च दाईं ओर या बाईं ओर नहीं मारी, बिल्कुल सामने मारी। कोई पत्थर ना आ जाए, फिर से मैं गिर ना जाऊं। कल तो मैं बच गया, हो सकता है दोबारा ना बच पाऊं। आगे कोई पत्थर नहीं था। जैसे मेरे साइकिल की ब्रेक लगी हो, अपने आप हैंडल जैसे दबा दिया गया हो। ब्रेक लगने के बाद जैसे वो टॉर्च आगे गिर गई। मैं इधर उधर देख रहा, क्योंकि अब ना आगे अच्छे से देख पा रहा था ना दाएं बाएं। पायल की आवाज भी धीमी हो गई, जैसे कोई धीरे धीरे चलकर करीब आ रहा हो। जल्दी से मैं उस टॉर्च को उठाना चाहता था। जितने में मैंने उस टॉर्च को उठाया, हाथ में जैसे एक करंट सा लगा, बिजली का झटका महसूस हुआ और कैसे बेहोशी छा गई मैं जान नहीं पाया। 15 से 20 मिनट बाद मैं उठा। जैसे ही मैं उठा, हड़बड़ी में मैंने टॉर्च को उठाया। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं बेहोश था। मुझे लगा सर नीचे गिरा और मैं झटका महसूस कर चुका था। साइकिल उठाया मैंने और मैं भागा वहां से। ना पायल की आवाज सुनाई दी और ना कुछ और महसूस हुआ। शरीर में कमजोरी थी, सर में दर्द था। वहां उस छोटे से खेत में पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ, अपने सर को पकड़े हुए दर्द को महसूस कर रहा था और कानों से जैसे एक आवाज आ रही। वो पायल की आवाज जैसे कानों के करीब से आ रही, लेकिन बाहर से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कान अपने आप बजना शुरू हो गए हों। वहां रात को मैं सो नहीं पाया था। बार बार वो ख्याल आते रहे और जैसे ही मैं लेटता, सर में दर्द शुरू हो जाता। जब मैं खड़ा हो जाता, दर्द गायब हो जाता। वो पायल की आवाज कानों में छाने लगती। मुझे ऐसा लगने लगा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब तो मुझे खुद की परछाई से डर लगने लगा था। जैसे ही पास में पड़ी उस टॉर्च में मैंने रोशनी खुद की तरफ आती हुई देखी। मेरी पीठ के पीछे मेरी परछाई बन रही थी, लेकिन मेरी परछाई वैसे नहीं हिल रही थी जैसे मैं हिल रहा था। मैंने अपनी बाजू ऊपर की तरफ की, लेकिन परछाई में मुझे अपनी बाजू नजर नहीं आई और जैसे 2 सेकंड बाद मेरी बाजू ऊपर की तरफ गई परछाई में। ऐसा कैसे हो सकता है? घबरा गया मैं। टॉर्च को दूसरी तरफ मारा ताकि मेरी परछाई ऐसे नजर ना आए। उसके बाद जब सुबह होने वाली थी, सूरज की किरणें बाहर की तरफ निकलना चाहती थी। आसमान धीरे धीरे उजागर सा हो रहा था। वो टॉर्च की रोशनी मैंने अपनी तरफ मारी। परछाई में अपना हाथ देखने की कोशिश की। मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, लेकिन मुझे परछाई में 7 उंगलियां नजर आई थीं। जब मैं वापस साइकिल चलाकर आया, वहां से गुजरते वक्त मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा। तभी ध्यान पड़ा, सामने लाल रंग का कपड़ा पड़ा था। फिर मेरा दिमाग घूमा। अरे फिर से रात को मेरा ये कपड़ा गिर गया। उठाने का समय नहीं लगा। पूरी रात दिमाग में आया भी नहीं। कल भी ऐसा ही हुआ था और आज भी ऐसा ही हुआ। जल्दी से मैंने वो कपड़े को उठाया और मैं घर की तरफ भागा। घर आकर मैंने अपने पिता को ये बात बताई और मेरे पिता काफी ज्यादा डर चुके थे। उन्होंने कहा, तुम्हें पक्का लगता है तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ हुआ है? मैंने अंधेरे कमरे में अपनी परछाई बनाकर दिखाई। उस समय परछाई वैसी हरकत नहीं कर रही थी जैसे वहां पर कर रही थी। मेरे पिता कह रहे, कुछ ना कुछ गड़बड़ तेरे साथ लगती है। मुझे लगता है तुझे किसी बाबा के पास जाना चाहिए। मैंने कहा, जी पिताजी, बिल्कुल आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करूँगा। मेरे पिता गांव के एक बाबा के पास मुझे लेकर गए। उस बाबा ने मेरे सर पर कुछ झाड़ फूंक की और कह दिया, जो साया तेरे शरीर के ऊपर था वो अब दूर जा चुका है। अब ध्यान रखना, वहां से गुजरते वक्त कई बार ऐसी शक्तियां आपका इंतजार कर रही होती हैं। बचकर रहना बच्चे, बचकर रहना, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं अगले दिन साइकिल चलाकर दोपहर के वक्त वहां पर गया था और वहां जाकर रात पूरी गुजारी। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अगले दिन मैं सुबह वहां से निकला। इस तरह अगले 1 हफ्ते तक मैं दोपहर को ही उस बागान के बीच से निकलता और मैं कभी नहीं गिरता। रोशनी में कुछ भी डर नहीं लगता और कहीं पर कोई पत्थर नजर नहीं आता। ना कोई पायल की आवाज सुनाई देती।
8वें दिन मेरे पिता शहर में कुछ काम करने के लिए जाने वाले थे और रात वहां पर गुजारनी थी, लेकिन वक्त शाम का हो गया। मुझे अपने उस खेत को देखने के लिए जाना ही था। कल रात वहां एक जानवर घुस आया था। छोटा हिरण ही था जिसे मैंने भगाया, वरना वो मेरे उस खेत की सब्जियों को खा जाता। आज रात वहां जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं आगे की तरफ कुछ बाड़ा बनाने वाला हूँ। लकड़ियों को काटकर, जो आगे कुछ पेड़ लगे हैं उनकी लकड़ियों का सहारा लेकर मैं बाड़ा बनाकर जानवरों को खेतों के अंदर आने से रोक सकता था। वक्त 8 बजे का होगा। अंधेरा बहुत ज्यादा था। टॉर्च मैंने आगे की तरफ लगाई हुई। मैं अपने मन के भ्रम को खत्म करना चाहता था। बाबा से झाड़ फूक करवा चुका हूं, डरने की कोई बात नहीं है। आगे की तरफ साइकिल चलाता गया। जैसे ही बागानों के बीच तक पहुंचा, फिर से पायल की आवाज शुरू। ये पायल की आवाज मेरे दिमाग पर असर कर रही थी। पहले मैं डर नहीं रहा था, फिर अपने आप डर लगने लगा और मैं समझ गया कुछ ना कुछ तो ये है। इस बार मैंने उस तरफ वो टॉर्च की रोशनी मारी जिस तरफ से पायल की वो आवाज आ रही, और साइकिल को रोका मैंने। मैं डरा हुआ था, लेकिन डरने से खुद को रोकना चाहता था। एक बार डर खत्म करना चाहता था। पेड़ के पीछे वो पायल की आवाज आई थी। उस तरफ मैं टॉर्च की रोशनी मारता रहा। कोई ना कोई तो था जो पेड़ के पीछे छिपा था। साइकिल मैंने एक तरफ लगाई, भाग कर गया। वो जो भी होगा, कोई काला जादू करने वाला या काला जादू करने वाली, देख लूंगा। नीचे से मैंने लकड़ी उठाई। जैसे ही पेड़ के पीछे देखा, मुझे एक भयानक चेहरा नजर आया और वो चेहरा देखते ही मेरे होश उड़ गए, रंगत उड़ गई और मैं बेहोश वहीं पर गिरा। और 15 मिनट बाद जब होश आया, हाथ में टॉर्च थी। उठा मैं, झांका इधर उधर, वहां कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद मुझे लगा यहाँ सच में कोई चुड़ैल है, फिर से मुझ पर कुछ ना कुछ किया होगा। अब मैं क्या करूं? जल्दी से मैंने साइकिल उठाया और सामने पड़ा वो लाल कपड़ा देखा। लाल कपड़ा जैसे ही उठाया मैंने कंधे पर लगाया, साइकिल भगाई वहां से। अपने उस खेत में पूरी रात गुजारी, सो नहीं पाया। खुद की परछाई बार बार हिलती, आसपास परछाइयां हिलती, आवाजें आती, कान बजने लगते, पायल की आवाज सुनाई देती। पूरी रात ऐसा लगा मुझ पर कोई भूत प्रेत का साया है। और सुबह के वक्त जब मैं घर आया, अपने पिता को कहा, पिताजी फिर से मुझे वहां किसी ने पकड़ा। इस बार तो मैंने चेहरा देखा। पेड़ के पीछे एक चुड़ैल थी, चुड़ैल, भयानक चेहरे वाली। चलिए बाबा के पास, चलिए। मेरे पिता मुझे बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने झाड़ फूक की और उसके बाद कहने लगे, तेरे शरीर से मैंने भूत का साया उतार दिया है, लेकिन बार बार वहां पर क्यों जाता है जहां तुझे पता है ऐसा कुछ है? मैंने कहा, बाबा जी, गरीबों की मजबूरी होती है। भले ही उस जगह मौत नजर आ रही हो, लेकिन हमें जाना पड़ता है। जैसे खादान में काम करने वाले जानते हैं उन्हें बीमारी लग रही है, लेकिन मजबूरी उन्हें खींच कर ले जाती है और कोई काम नहीं। मैं भी वैसा ही मजबूर हूं। कुछ ऐसा कीजिए ना, वो चुड़ैल से मैं बचा रहूं और रात के वक्त वहां पर सफर भी कर पाऊं। अब मैं किसान हूं, खेती नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? एक चुड़ैल से डरकर घर के अंदर बैठ जाऊं? बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, समझदार है तू बहुत निडर भी है, इसीलिए तेरी कलाई पर यह काला धागा बांधता हूं। जब तक तेरी कलाई पर यह काला धागा है, उसमें बंधा रुद्राक्ष है, कोई तुझे छू नहीं सकता। वो चुड़ैल तुझ पर कोई असर नहीं कर सकती। 1 फुट की दूरी उसे बनाकर रखनी होगी, लेकिन डरना मत। चाहे वो जो भी कहे, इस काले धागे को उतारना मत, वरना उसके बाद वो तेरे साथ कुछ भी कर सकती है। दोबारा तुझ पर भूत प्रेत का साया आ सकता है और हो सकता है वो तेरी जान ले ले। घर आकर मैं ये जानता था कि बाबा का धागा अब मुझे कुछ करने नहीं देगा। अजीब सी शक्ति मुझे शरीर के अंदर महसूस होने लगी और मैं जान गया अब रात के वक्त भी वहां जाना खतरनाक साबित नहीं होगा। इसीलिए उसी रात मैं लगभग 9 बजे उसी जगह से गुजर रहा, साइकिल चलाते हुए। मैं टॉर्च को दाईं तरफ मारता, कभी बाईं तरफ मारता और गुनगुना रहा था एक गाना। पुराना किशोर कुमार का गाना गुनगुनाते हुए डर भी नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही वो पायल की आवाज कानों में पड़ी, धीरे धीरे मेरे सुर बदलने लगे।
शब्द भूलने लगे, ध्यान तो इधर उधर जाने लगा। वो भयानक चेहरा मेरी आंखों के सामने आए जा रहा था। अचानक वो पायल की आवाज़ बहुत करीब से, लेकिन इस बार सामने पड़ा वो पत्थर मुझे नजर आ गया। मैंने ब्रेक लगाई और पायल की आवाज़ भी बिल्कुल बंद सी हो गई। जैसे ही मैंने दाईं तरफ वो टॉर्च मारी, वो भयानक चेहरा बहुत करीब था। वो चुड़ैल बिल्कुल मेरे करीब, जैसे मुझे धक्का देना चाहती हो, लेकिन घबराकर फिर 1 फुट पीछे हो गई। साइकिल गिरा, मैं भी नीचे गिरा, लेकिन इस बार मैं बेहोश नहीं हुआ। मैंने उसके चेहरे पर वो टॉर्च मारी। वहीं पर खड़ी मुझे डराने की कोशिश कर रही। मैं बेहोश नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा इस बार कुछ अलग हो रहा है। हर बार ये चुड़ैल मुझे यहाँ बेहोश कर देती है, जिसके बाद मुझे अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। मैंने फिर से साइकिल उठाई। वो मुझे घूरे जा रही, छूने की कोशिश कर रही, फिर दूर चली जाती। मैंने साइकिल भगाई और मैं खेत में पहुंचा। तब जाकर मुझे लगा मैं बच गया हूं। पूरी रात ना सर दर्द हुआ, ना बुखार चढ़ा और ना ही भयानक सपने आए मुझे। ऐसा लग रहा था मेरे साथ कुछ हुआ ही ना हो। सुबह मैं घर गया, पिता को ये बताया और मेरे पिता खुश थे कि अब उस चुड़ैल से हमें मुक्ति मिल जाएगी। अब वो हमें परेशान नहीं करेगी। मैंने 2-3 रातों तक ऐसे ही वहां से गुजरते हुए उस चुड़ैल को देखा, जो दूर पेड़ के पास खड़ी जैसे इंतजार कर रही थी कि मैं कब गलती करूं और कब वो मुझे नुकसान पहुंचाए। और इतने समय में मेरी हिम्मत बढ़ चुकी थी और मैं जान चुका था अब वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और कमाल देखिए, घर में मैंने उस बाबा से काले रंग का धागा और लाकर रखा था। सोचा था मैंने, जब भी ये खराब होने वाला होगा ना, मैं नए धागे को अपनी कलाई पर बांध लूंगा, फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैंने दाईं कलाई में भी वो धागा बांधा, बाईं कलाई में भी धागा बांधा, ताकि गलती की कोई गुंजाइश बचे ही ना। मैं रात के वक्त वहीं से गुजर रहा। एक पेड़ के पीछे वो मुझे घूर रही। इस बार वो चेहरा इतना भयानक नहीं लगा। मैंने साइकिल रोकी और वहीं से खड़ा होकर मैंने कहा, तू अब भी नजर आती है, तू अब भी डराने की कोशिश करती है, तुझे समझ में नहीं आता, तू मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हर बार तू मुझे पकड़ लेती थी, अब छूकर दिखा, बाबा का धागा तुझे मार डालेगा। पहली बार उसकी आवाज सुनी। इससे पहले मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी थी। शायद उससे बात नहीं की थी तो वो बोली नहीं, सीधा हमला करती थी। इस बार वो बोली, कहने लगी, चला जा, चला जा, अब मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगर तू परेशान करेगा और जिद करेगा, हो सकता है तेरे साथ कुछ बुरा हो जाए। उसकी ये बातें खौफनाक थीं। एक चुड़ैल आपकी आंखों के सामने ऐसा कुछ कहे, आप क्या करेंगे? आप भागेंगे ना? मैं साइकिल चलाता हुआ भागा वहां से। इतनी तेज साइकिल चलाई, इतनी तेज साइकिल चलाई कि मैं सीधा अपने खेतों के पास रुका था। वहां चेन उतर गई मेरी साइकिल की। एक तरफ साइकिल लगाकर अपनी सांस को काबू में लाने की कोशिश कर रहा। फिर उसकी बातें मुझे डरा रही। अगले 5 से 7 दिनों तक रात के वक्त वहां से मैं निकल रहा। वो दूर से घूरती और एक दिन वो नजर ही नहीं आई। ना पायल की आवाज, ना उसका चेहरा नजर आया। भले ही वो एक चुड़ैल थी, लेकिन हर रोज मैं उसे देखा करता था कि यहाँ वो इंतजार करती होगी किसी न किसी शिकार का। इस बार वो नजर नहीं आई तो मुझे अजीब लगा। वहां पर साइकिल मैंने लगाई और इधर उधर झांकने लगा। उस पेड़ के पास गया, मैंने देखा वहां कोई नहीं था। फिर मैंने आवाज लगाई और कहा, ओ चुड़ैल, क्या हुआ? अब यहाँ पर नजर नहीं आ रही? क्या परेशान हो गई मुझसे? कुछ कर नहीं पा रही तो नजर भी नहीं आ रही? तभी मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। वो पायल की आवाज मेरे सर के ऊपर से आई थी। वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई, उल्टे पैर उसके, और वो पैरों को हिला रही। जब मैंने सर ऊपर की तरफ किया ना, एक बार के लिए शरीर से जैसे मेरी आत्मा बाहर निकल आई हो। इतना डरा था मैं। फिर मैं बेहोश। जब मुझे होश आया, मुझे लगा फिर से वही होगा। अब मेरे साथ फिर से वही होगा। धागा तोड़ दिया होगा उसने। धागा टूटा नहीं था। हाथ में टॉर्च थी। 5 मिनट के लिए मैं बेहोश हुआ था। आंखें खुली तो मेरे बिल्कुल सर के ऊपर वो डाली के ऊपर बैठी वो चुड़ैल मुस्कुराती हुई कह रही,
इस बार ये मैंने नहीं किया। तू तो बहुत डरपोक है। मैं बस तेरे सर के ऊपर ऐसे आ गई तो तू डर गया। इस बार तो खुद ही बेहोश हो गया, हमेशा की तरह। उठा मैं, खुद को बेइज्जत महसूस किया मैंने, और उसके बाद अपने अंदर गुस्से को काबू करते हुए उस पर गुस्सा निकाला और कहा मैंने, ये तेरा काम है, तू लोगों को डराती है, तू लोगों को मारती है, तूने मुझे फिर से बेहोश किया। लेकिन डरने की बात नहीं, बाबा जानते हैं मुझे, फिर से मेरे साथ कुछ बुरा होगा ना, लेकिन अब नहीं हो सकता। मैंने वहां पर गंगा जल भी रखा हुआ है। बाबा ने कहा था ज्यादा परेशानी हो तो शरीर के ऊपर गंगा जल डाल लेना, तू ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। उसने कहा मैं ज्यादा कुछ करना भी नहीं चाहती, बस रात को यहाँ पर घूमती हूँ, ये मेरा इलाका है। तुम बहुत समय से यहाँ पर नजर आ रहे हो, इतना तुम्हारे ऊपर असर किया, तुम फिर आ जाते हो, फिर भगाती हूँ, फिर आ जाते हो, और उसके बाद तो ये कलाई पर बंधा धागा खुद को बचाने के लिए। जिद तुम्हारी भी है, जिद मेरी भी है, बस यहाँ से मत गुजरो, ये मेरा इलाका है। रात के वक्त मैं अकेलापन यहाँ महसूस करना चाहती हूँ। चले जाओ, दोबारा नजर मत आना, वरना मत कहना कि मैं कुछ ज्यादा बुरा कर दूंगी। सिर्फ अपना साया तुम्हारे सर पर लेकर आती हूँ, उससे ये सब महसूस होता है। कहीं तुम्हारे शरीर के पास आ गई या तुम्हारे शरीर के अंदर आ गई, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ होगा क्या। और ये चुड़ैल शब्द का इस्तेमाल मेरे लिए मत करो, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं चुड़ैल को बुरा शब्द कहती हूँ, मैं एक पिशाचिनी हूँ। पिशाचिनी और चुड़ैल में फर्क होता है। चले जाओ यहाँ से। उसने मुझे इतना डराया कि मैं साइकिल चलाता हुआ वहां से भागा। पिशाचिनी तो ज्यादा खतरनाक होती है ना, मार डालेगी मुझे, खून पीती होगी मेरे शरीर में। जैसे ही मैं पहुंचा उस खेत में, ढूंढने लगा गंगा जल की वो छोटी सी बोतल, मिल नहीं रही थी। फिर याद आया वो तो यहाँ पर खेत में काम करने वाले एक आदमी ने मांगी थी। मैंने उसे कहा यह गंगा जल का पानी खुद पर छिड़को, कुछ नहीं होगा। वो सारी बोतल ले गया। अब मैं क्या करूं? वहां रात को बैठा बैठा मैं डरता रहा। ना घबराहट हुई, ना सर में दर्द हुआ, सिर्फ उसकी बातें ही डरा रही थी। लेकिन आधी रात तक धीरे धीरे आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो जल्दी से साइकिल चलाकर मैं वहीं से बागानों के बीच से निकल रहा। कपड़ा वहीं पड़ा था मेरा, फिर से मैं भूल गया। लाल कपड़ा उठाया, कंधे पर रखा, साइकिल चलाता सीधा घर जाकर पिता को पूरी बात बताई। मैं कह रहा था वो इतनी ज्यादा डरावनी नहीं थी, बन जाती है डरावनी लेकिन ठीक ही दिखती है। डरावना चेहरा बनाकर मुझे कहा मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे पिता ने कहा उसका चेहरा ये भयानक होगा, तुझे बहकाने के लिए जानबूझकर मासूम चेहरा बनाएगी। पिशाचिनियों पर, चुड़ैलों पर कभी भरोसा नहीं करते, याद रखना। मैं बाबा के पास गया, डर लग रहा था मुझे। मैंने कहा पिशाचिनी मेरे शरीर के अंदर आने की सोच रही थी। बाबा ने कहा डरना मत, कोई पिशाचिनी किसी इंसान के अंदर नहीं आ सकती, वो तुझे डराना चाहती थी। क्या तूने उसका चेहरा देखा? सच में वो पिशाचिनी थी या कोई चुड़ैल थी? मैंने कहा मैंने कोई कोर्स थोड़े ना किया है जिससे मैं पहचान पाऊं कि पिशाचिनी थी या चुड़ैल थी। आप बताइए, आपको पता होगा। तब बाबा ने मुझे एक सफेद आटा सा दिया, जिसमें क्या मिश्रित किया था मैं नहीं जानता। बाबा ने कहा वहां उसके ऊपर मारने की कोशिश करना, वो खुद के ऊपर पड़ने नहीं देगी, लेकिन जहां पर उसके कदम पड़े हों वहां पर आटा डालने की कोशिश करना। जैसा रंग वैसा रूप समझ पाओगे। मैंने कहा मैं तो अब भी समझ नहीं रहा, अच्छे से बताइए। बाबा ने कहा जहां उसके पैर पड़े होंगे ना वहां आटा बिछाना। आटा पूरा काला फिर गया, समझ लेना वो एक चुड़ैल है। अगर आटा सफेद का सफेद ही रहा, समझ लेना वो एक पिशाचिनी है। पिशाचिनी उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती, वो चुड़ैलों की तरह हर एक इंसान को मारने की कोशिश नहीं करती। उनका रंग, उनका रूप और उनका स्वभाव कुछ अलग होता है। बाबा ने बताया कि पिशाचिनियां निशाचर प्राणी होती हैं, जैसे इंसान वैसे पिशाचिनियां। वो भी मांस को खा सकती हैं या फलों को या सब्जियों को खा सकती हैं। खतरनाक भी हो सकती हैं और नहीं भी। जब ये बात मेरे दिमाग में गई, मैं अब वहां जाकर जानना चाहता था। रात के वक्त साइकिल चलाता हुआ वहीं पर मैं पहुंच गया।
साइकिल लगाकर आवाजें लगाने लगा। पायल की वो आवाज धीरे धीरे करीब आई और वो पिशाचिनी मेरे सामने थी। मुस्कुराती हुई भयानक चेहरा बनाकर कहने लगी, जिद्दी बहुत हो तुम, समझ में ही नहीं आता तुम्हें कि तुम मर भी सकते हो। मैंने भी उस पिशाचिनी को कहा, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। मैंने वो मिश्रित आटा उसकी तरफ फेंका। वो एक झटके में 1 सेकंड में 50 फुट पीछे चली गई, इतनी पीछे कि आटा वहां पहुंच नहीं सकता था, लेकिन नीचे जहां उसके पैर थे वहां पर वो आटा गिरा सफेद रंग का। यानी वो कोई काली शक्ति थी, लेकिन चुड़ैल नहीं, शायद वो पिशाचिनी होगी। एक झटके में बहुत करीब लगभग 1 फुट की दूरी पर छूने की कोशिश की उसने मुझे, लेकिन उसके हाथ को जैसे एक झटका लगा हो, फिर पीछे चली गई और कहने लगी, तूने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मैं बदला लेने में माहिर हूं, मौत के घाट तुझे उतार सकती हूं। तब मुझे लगा ये तो मैंने गलती कर दी। मैंने उसको समझाया, मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम पिशाचिनी हो या कोई चुड़ैल हो। चुड़ैल खतरनाक होती हैं, पागलों की तरह मारती हैं, यही जानना था मैंने। देखो नीचे जो गिराया है मारने के लिए नहीं है। सूंघ कर देखा उसने, फिर मुस्कुराई और कहने लगी, शायद ये पागलपन करके तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम मौत के कितना करीब थे। अगर तुम्हारी कलाई पर वो धागा ना बंधा होता तो अब तक तुम्हारा सर इस धड़ से अलग हो चुका होता। जानते नहीं तुम मैं कितनी ताकतवर हूं। मैं थोड़ा सा मायूस, थोड़ा सा घबराया। फिर मैं कहने लगा, देखो अब तुम्हारे बारे में मैं जान गया हूं, तुम भी मुझे डराकर खुश हो गई होगी। मैं यहीं से गुजरूंगा, आगे खेत है मेरा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस ये जानना था। अब से मैं निकल जाया करूंगा, तुम यहां पर रहना, बाकियों को डराना। देखो मेरी मजबूरी है, मैं यहां से आता जाता रहूंगा। उसके बाद लगभग 10 से 15 दिनों तक गाना गुनगुनाते हुए मैं वहां से गुजरता। पास से पायल की आवाज आती। वो मुझे कभी नहीं डराती, वो पिशाचिनी जैसे मेरे करीब रहती। और एक दिन साइकिल चलाते हुए मैंने वहां रुककर उससे बात भी की, तुम मेरा पीछा तो करती हो, ये जानने के लिए कि मैंने कलाई पर वो धागा पहना है या नहीं। हंसते हुए उसने कहा, ऐसा नहीं है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा पीछा करती हूं कि किसी दिन कलाई पर धागा नहीं होगा मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा नहीं है, भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं जान गई हूं तुम भी जिद्दी हो। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी, तुम फिर से आ जाओगे, लेकिन तुम इतने भी बुरे नहीं हो कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। डराने की कोशिशें विफल हो गईं, इसीलिए समझौता सही रास्ता है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूं। लेकिन बस जब तुम गुनगुनाते हो वो आवाज मुझे काफी अच्छी लगती है, शायद कोई गाना गुनगुना रहे होते हो। वहां खड़ा होकर मैंने उसे अपनी भद्दी आवाज में गाना सुनाया और वो गाना उसे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद लगभग 1-2 घंटे मैंने वहां पर बिताए, कुछ बातें की, कुछ गाने गुनगुनाए और उसे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे। वो गाने सुन नहीं पाती थी कभी भी। कभी कहीं पर गुजरते वक्त उसे कोई गाना सुन जाए अच्छा लगता था, लेकिन वो वीरान और सुनसान जगह पर रहती थी। इसी कारण शायद मेरी ये आवाज जो भद्दी थी उसे अच्छी लग रही थी। धीरे धीरे वहां से गुजरना मेरे लिए तो आम था। बार बार वो बाहर की तरफ आती, हम कुछ समय बातें करते। ये हर रोज का काम होने लगा था। मैं उसे दोस्त मानने लगा था और वो भी मुझे दोस्त मानने लगी थी। लेकिन क्या सच में एक पिशाचिनी पर भरोसा किया जा सकता है? ये मुझे पता नहीं था। उस बाबा ने मुझे समझाया था, मेरे पिता ने मुझे समझाया था, लेकिन उनसे मैंने ये बातों का जिक्र किया ही नहीं। मैंने तो साफ कह दिया था मेरे पिता को, अब वो पिशाचिनी मुझे नजर नहीं आती, जबकि रात के वक्त वहां उसके पास मैं गाना गुनगुना रहा होता, बातें कर रहा होता। हर रोज ऐसा चलता गया। एक रात जब मैं एक पेड़ की डाल पर बैठा उससे बातें कर रहा था। वो डाल से छलांग लगाकर उतर सकती थी, एक डाल से उड़ती हुई दूसरी डाल पर जा सकती थी, लेकिन मुझे अपने साथ नहीं रख सकती थी क्योंकि मैं गिर जाता। वो अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकती थी, बाजुओं को मरोड़ना, टांगों को मरोड़ना, लेकिन जैसे ही मैंने एक कोशिश की, मेरी कलाई पर जो एक धागा था, क्योंकि मैं उस पर अब भरोसा करने लगा था, वो धागा
एक टहनी पर फंसा, टूट गया। मैं नीचे गिरा बिना धागे के। धागा 8 फुट ऊपर एक टहनी से बंधा हुआ मुझे साफ नजर आया। फिर वो पिशाचिनी आई, मेरी छाती पर बैठी, भयानक चेहरा उसने बनाया। मेरी तो सांसें रुक गई, मैं बेहोश हुआ। जैसे ही मैं होश में आया, वो मेरे चेहरे पर पानी मार रही थी, हंस रही और कह रही, तुम पागल हो, इतना ज्यादा कैसे डर गए? मैं ऐसे तुम्हें कई बार डराती हूँ, ये भयानक चेहरा बनाकर। तुम गिरे हुए थे, मुझे लगा तुम्हें डराती हूँ, शायद तुम्हारा धागा ऊपर रह गया होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर बैठ पाई। मैंने उसे थोड़ा धक्का दिया, पीछे की तरफ हुआ और कहने लगा, तुम मुझे मारोगी तो नहीं? एक बार के लिए उसका चेहरा उदास सा हो गया। कहने लगी, तुम्हें अब तक मुझ पर यकीन नहीं हुआ। अपनी सुरक्षा के लिए धागा कलाई पर रखते थे, अब धागा नहीं है। मारना चाहती तो मार सकती हूँ, लेकिन मैं मार नहीं रही। तुम मेरे दोस्त हो, बिना धागे के भी तुम मेरे करीब आओगे, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इसके बाद अपनी कलाई पर मैंने धागा नहीं पहना। उससे दोस्ती गहरी होती चली गई। मुझे कोई भी शरीर में कमजोरी महसूस नहीं हुई, किसी तरह का डर नहीं लगा, ना भयानक सपने। धीरे धीरे उन बातों को वो बताती चली गई जो शायद किसी और इंसान को पता ना हो। पिशाचिनियाँ यहाँ पर पैदा नहीं होती। पिशाचिनियाँ ऐसी भटकती हुई आत्मा को कह सकते हैं जिनका एक रूप है लेकिन एक शरीर नहीं है। मैं चाहता था कि वो मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ रहे। उसका कहना था वो यहाँ पर बंधी है और यहाँ से शायद गायब होकर कहीं और चली जाए, लेकिन उसकी मुक्ति का रास्ता एक ही है जिससे वो पिशाचिनी की योनि से बाहर निकल पाए। मैंने वो रास्ता पूछा और उसने कहा, अंधेरे समंदर में मुझे दूसरी तरफ ले जाने वाला कोई चाहिए, और ऐसा एक पिशाचिनी तब कर सकती है जब वो 500 साल यहाँ पर गुजारे। अभी मैंने 70 साल ही यहाँ पर गुजारे हैं। तुम्हारे लिए मैं 70 साल की हूँ, लेकिन अब भी उस रूप में हूँ जब मैं मरी थी। लेकिन तुम मुझे वो काले समंदर के पार नहीं ले जा सकते। कोई साधारण इंसान ऐसा नहीं कर सकता। उससे दोस्ती गहरी थी। मैंने धीरे धीरे उस दोस्ती को खुद में प्यार की तरह बदलते हुए देखा। आदत लग गई थी मुझे उसकी, एक दोस्त जिससे दिल की बातें कर सकता हूँ, बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैंने उसकी आंखों में भी अपने लिए दोस्ती देखी। एक दिन प्यार का इजहार किया जो उसने नकार दिया और कहा, मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं निशाचरी हूँ। रात के अंधेरे में यहाँ प्रकट होती हूँ, फिर गायब हो जाती हूँ। मेरे लिए ये दुनिया नहीं है, तुम नहीं हो। भले ही तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा समय नहीं रह सकती। यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी, तुम भटकते रह जाओगे, मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। यकीन करो मेरा, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते और ना मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे शरीर पर कंट्रोल भी कर लूँ तो तुम्हें नुकसान होगा, तुम मर भी सकते हो। तो कोई भी रास्ता हम दोनों के लिए सही नहीं है। दोस्ती है शायद कुछ समय के लिए। मुझे दुख है इस चीज़ का कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे दूर होगा, लेकिन यही हम दोनों की नियति है। इसका जवाब पाने के लिए मैंने बाबा से सवाल पूछे और बाबा ने मुझे साफ कहा था, पिशाचिनी तो पिशाचिनी के चक्कर में तो नहीं। याद रख, पिशाचिनी का काम हमारे लिए बुरा होता है, भले ही वो प्राणी हो, एक रात की चलने वाली एक अजीब सी जीव, लेकिन तुम उसके साथ नहीं रह सकते, उसे इंसान नहीं बना सकते। मान लो कि तुम और वो दूर ही रह सकते हैं, तो दूरी जल्दी बना लो। बाबा को मैंने पूरी बात नहीं बताई, लेकिन बाबा जैसे अपने आप समझ गए। शायद ऐसे अनुभव लेकर कई लोग बाबा के पास आए होंगे, तो बाबा ने बताया, माना कि वो पिशाचिनी तुम्हारी दोस्त बन गई हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, चाहे जो भी हो, लेकिन जो तुम सोच रहे हो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में, वो नहीं हो सकता। उसका कोई स्वरूप नहीं है। वो यहाँ से दूर चली जाएगी और शायद अपना वो रास्ता दूसरी दुनिया का वो पार कर ले। उसके बाद भी तो उससे दूरी तुम्हें मिलेगी ही। तुम्हें क्या लगता है तुम उसके साथ रह सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले भी कई लोग हुए हैं जिन्होंने पिशाचिनियों से प्यार किया है, लेकिन ये प्यार हमेशा अधूरा रहता है। तेरा भी अधूरा रहेगा, दूरी बना ले उससे। अगले 2 महीने तक मैं उस पिशाचिनी से मिलता रहा।
प्यार गहरा होता जा रहा था और तब मुझे लगा सब सच कह रहे हैं, उससे दूरी बनानी होगी। उसकी मासूमियत, उसका अच्छा दिल, पिशाचिनी होते हुए भी वो कितनी अच्छी है। बातें मेरे दिल तक जाती हैं। वो भी मुझे सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। अगर वो इंसान होती, उसने कहा, वो मुझसे प्यार किए बिना रह नहीं सकती, लेकिन वो एक पिशाचिनी है। और तब मुझे लगा वो मुझसे दूर तो हो जाएगी, लेकिन फिर से कहीं भटक रही होगी। अपने दोस्त का अच्छा करना हमारे लिए फर्ज होता है। मैंने उससे वादा किया, मैं तुम्हें इस दुनिया से परे ले जाऊंगा। एक पिशाचिनी होना तो दूसरी दुनिया, शायद इससे तुम्हें मुक्ति मिले। वो अलग दुनिया होगी जहां तुम जी पाओगी या किसी और तरह रह पाओगी, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां तक ले जाने का वादा करता हूं। उसने मना किया, वह रास्ता खतरनाक होगा। अंधेरी दुनिया जहां तुम्हें अपने मरे हुए नजर आएंगे, तैरते हुए ले जाने की कोशिश करेंगे, बहकाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, लेकिन अगर तुम अड़िग रहे तो मुझे वहां पहुंचा पाओगे। लेकिन तुम्हें मिलेगा क्या? कुछ नहीं। मेरी नियति शायद इस दुनिया में मुझे जल्दी ही बाहर ले जाए, लेकिन अंत में तुम्हें क्या मिलेगा? तुम उस सफर में जाओगे मुश्किलों से लड़ते हुए, फिर वापिस आओगे मुश्किलों से लड़ते हुए। अंत में हाथ कुछ नहीं लगेगा। मैंने कहा, मेरे हाथ लगेगा एक अच्छा करने का, एक कर्म। तुम्हारी अच्छाई और मेरी अच्छाई शायद जीवन में हमारे कुछ अच्छा ले आए। तुम्हारे तो ले ही आएगी ना। दोस्त का फर्ज निभाऊंगा मैं। लगभग 7 रातों बाद अमावस की रात उसने वो रास्ता दिखाने का वादा किया। लकड़ी की अजीब सी काली कश्ती, एक चप्पू, और वो चप्पू कोई इंसान ही मार सकता है। अगर उसका शरीर होता तो वो मारती, लेकिन अब मैं उसके लिए ये कर रहा। वहां उस बागानों के बीच पानी सा आ गया। काली कश्ती वो पानी पर, कश्ती पर पहला चप्पू मारते ही वो कश्ती डूब गई उस पानी में। जैसे छोटे से पानी के हिस्से में मैं उल्टी तरफ निकला, चारों तरफ काला समंदर और ऊपर काले रंग का चांद था। सफेद नहीं, काले रंग का चांद, जिसके किनारों से रोशनी निकल रही और मैं देख पा रहा करीब दूर दूर तक कुछ नहीं, अंधेरा। चप्पू चलाना था जैसा उसने कहा। मैं चप्पू चलाता गया। सफर लंबा था। मुझे रास्ते में दादाजी भी नजर आए, पानी में तैरते हुए। दूसरी दुनिया में जाते मेरी कलाई को पकड़ना चाहते थे। पिशाचिनी ने कहा था, भरोसा मत करना, मरने के बाद तुम्हारे दादा तुम्हारे अपने नहीं हैं। जो भी तुम्हें नजर आए वो अपना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा शरीर अपना है, उसके सिवा कुछ नहीं। वहां चप्पू चलाते चलाते लंबा सफर और किनारे पर रोशनी। सफर करते करते उस रोशनी के पार जैसे ही मैं गया था, उसने मुझे गले से लगाया और कहा, शायद किस्मत कभी ना कभी हमें मिलाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी, इंसानों से दूर, धरती से दूर, इस दुनिया से दूर। हमारी दोस्ती शायद अगले जन्म में पूरी हो। वो उस रोशनी में चली गई जहां से मैं पार नहीं जा सकता था। मैं जिंदा था। वहीं से कश्ती निकालकर मैं वापस आया। मुझे रास्ते में ऐसी भयानक मछलियां दिखीं जो उस कश्ती को खाना चाहती थी। छेद हो गए कश्ती में। कश्ती डूबने की कगार पर थी, लेकिन मैं पानी को निकाल कर चप्पू चलाता चलाता वापस आया, उसी जगह जहां अपने आप वो कश्ती पलटी और मैं उसी बागान में। कश्ती गायब, पानी गायब, चप्पू गायब, और मैं वहां बागान में लेटा हुआ। अब मैं मायूस भी था। साइकिल उठाकर खेतों की तरफ गया था। सफर घंटों का था। यहां पर जैसे 1-2 मिनट ही गुजरे थे। घड़ी वैसे ही चल रही। वापिस आया मैं। खेतों में काम किया मैंने। रात के वक्त जानवरों से खेतों को बचाया और घर गया। अगली रात वहां से गुजर रहा। मैं वो पायल की आवाज़ सुनना चाहता था जो अब आ नहीं रही थी। मैं उस पिशाचिनी को देखना चाहता था जो नज़र नहीं आ रही थी। मेरी दोस्त मुझसे दूर हो गई थी। ऐसे ही हर रोज़ हर रात उसी बागान के आगे से मैं उसका इंतज़ार कर रहा होता। सोचता कभी तो नज़र आएगी, फिर मायूस होता। दुनिया के दूसरे छोर पर
दूसरी दुनिया में छोड़कर आया हूं उसे, दोबारा तो आ नहीं सकती। एक दिन एक महीने में बदल गया और एक महीना एक साल में। धीरे धीरे यादें धुंधली सी होने लगीं, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि भविष्य में क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। वो रात मैं जल्दी सो गया था। खेतों में काम ज्यादा था। खेतों के पास की जमीन को हमने खरीद लिया था, तो बड़े खेतों में भी काम करने का मौका मिल रहा था। समय अच्छा गुजर रहा, लेकिन नींद काफी ज्यादा आई हुई। उस रात तो ऐसा लग रहा जैसे आंखों पर जोर पड़ता जा रहा है। मैं जाग ही नहीं पा रहा, तो रात के वक्त ही घर में मैं सो गया। अमूमन मुझे ऐसे अजीबोगरीब सपने आया करते थे, जैसे सबको आते हैं। उड़ती हुई कश्ती, कभी बादलों के ऊपर घर, कभी छत पर किसी प्रेत का नजर आना, तो कभी खड्डा खोदकर पानी निकालना। अजीबोगरीब सपने मुझे आया करते थे, जैसे सबको आते हैं। उस दिन जो सपना आया वो सबसे अलग था, बिल्कुल अलग। मुझे सपने में वो पिशाचिनी नजर आई। इससे पहले वो पिशाचिनी कभी नजर नहीं आई थी। इतनी दोस्ती थी, इतना प्यार था, लेकिन सपनों में उसे देख नहीं पाया। उस बार सपने में देखा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा था और ले गई अजीब सी जगह में। चारों तरफ फूल। ये एक बड़ा सा जंगली इलाका था, फूलों से घिरा हुआ। सुंदर सुंदर पक्षी, सुंदर सुंदर जानवर, खरगोश पांवों में खेल रहे। और वहां बिठाकर उसने कहा, यह है हमारी दुनिया। आखिरकार तुम्हें यहां बुलाने में मैं कामयाब हो ही गई। पहले तो मुझे लग रहा था कहीं उसने मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाया। फिर मुझे याद आया, मैं तो सपने में था ना। हमें सपने में कभी यह पता नहीं चलता कि हम सपने में हैं। वहां मुझे साफ था कि हम सपने में हैं। ये कैसी दुनिया है? उड़ने वाली बड़ी बड़ी तितलियां, ये तो सपना है ना। उसने कहा, हाँ तुम्हारे लिए सपना है, लेकिन मेरी ये दुनिया है। इंसान सपने में दूसरी दुनिया का सफर कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ याद नहीं रहता। वो भूली भटकी सी यादें दिन के वक्त हम सोचते हैं और कुछ समय में भूल जाते हैं। ये सृष्टि का नियम है, जिसकी जो दुनिया उसकी वो यादें। लेकिन तुम्हें मैं अपनी एक ताकत देती हूं, पिशाचिनी की ताकत। तुम सपनों में मेरी दुनिया में आ सकते हो। ये मेरा घर है, यहां तक आ सकते हो, मुझसे मिल सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो। मान लो कि रात को तुम सो जाओगे, मेरे साथ समय बिताओगे, उठोगे जागोगे तो उस दुनिया में, सोओगे तो मेरी इस दुनिया में। क्या तुम मेरे साथ समय बिताना चाहोगे? अब मैं उसके साथ रह सकता था, जिंदगी बिता सकता था, लेकिन सिर्फ सपनों में। किसी को यह बात बताता तो कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन उस पिशाचिनी ने मुझे सच बताया था। सपने में हम दूसरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन अलग नजरिए से। जागने पर हमारी वो यादें हमें ऐसे भटकाती हैं जैसे हमने कुछ और देखा है। पूरी सच्चाई याद नहीं रखते हम, लेकिन तुम याद रख सकते हो। मेरे साथ जिंदगी बिता सकते हो। जागते वक्त अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी, सोते वक्त मेरी दुनिया में मेरी जिंदगी। क्या मेरा हम सफर बनके इस दुनिया में हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहोगे? हाँ करोगे या ना? आपको क्या लगता है मैंने क्या कहा होगा? हाँ के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ये चुनाव मेरा नहीं, मेरे दिल का था। लेकिन मेरी ये दो तरफा जिंदगी काफी अलग सी थी। कोई इस पर यकीन नहीं करता, ना वो बाबा। लेकिन आज मैं 60 साल का हूं। उस दुनिया में मैं जवान ही हूं। उसी पिशाचिनी के साथ जिंदगी बिता रहा हूं। अजीब सी, अलग सी, बहुत खूबसूरत दुनिया, बहुत खूबसूरत जिंदगी। लेकिन इस दुनिया के लिए मैं 60 साल का एक बूढ़ा हूं। शायद जल्द ही कभी मर भी जाऊं। मैंने कभी शादी नहीं की, कह सकता हूं कि इस दुनिया में। लेकिन सपनों की वो दुनिया मेरी अपनी सी है। आज भी जिंदगी जीता हूं मैं, इंतजार करता हूं सोने का। हर चीज को छोड़कर, खाना तक छोड़कर, समय होने से पहले सो जाता हूं मैं। कई लोग मुझे पागल कहते होंगे, हो सकता है आप भी मुझे पागल कहें, लेकिन
जिंदगी हम क्यों जीते हैं? खुश रहने के लिए, आनंद लेने के लिए, और मैं ऐसा ही तो कर रहा हूं।